हे जंकीज, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टर्म के बारे में जो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुनी होंगी। वो टर्म है सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव। आपने शायद बहुत सारे जो नए 5G फोन्स आ रहे हैं उनके लिए ये बातें सुनी होंगी। क्या मतलब क्या है आखिर इन चीजों का? आखिर ये चीज 5G में काम कैसे करेगी? और क्या आजकल जो इतने सस्ते में 5G फोन्स मिल रहे हैं हमें, क्या वो सच में हमें वाकई में 5G की स्पीड दे पाएंगे? आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम अंदर घुसने वाले हैं, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। अभी अगर आपने जो रिसेंटली जियो का इवेंट हुआ है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो कम्प्लीटली 100% अपने इंडिया का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके 5G नेटवर्क बनाने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनका सब कुछ रेडी है प्लान। जैसे ही गवर्नमेंट उनको स्पेक्ट्रम दे देती है 5G का, वैसे ही वो लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, इसके लिए अगर आप बोलो तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन स्टार्ट में यहाँ पर इस चीज़ से करने जा रहा हूँ कि वो जो स्पेक्ट्रम वर्ड का यूज़ हुआ है वो क्या है। मतलब 5G स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है? अब देखो, हमारे जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं या फिर हम कहें जो डिश टीवीज़ वगैरह चलती हैं, उसमें जो एंटीनाज लगे होते हैं वो सब के सब बिल्कुल वायरलेस तरीके से काम करते हैं, राइट? तो अब हम सबको पता है कि हमारा जो फ़ोन है वो टावर से सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन वो सिग्नल किसी मीडियम के थ्रू आ रहा होगा। बिना मीडियम के ऐसे तो कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं जा सकती। तो यही जो मीडियम है, मतलब जो हमारे टावर से हमारे फ़ोन तक उस सिग्नल को लेके आ रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पैदा नहीं करी हैं, ये चीज़ हमारी धरती पर पहले से ही है। ऐसी फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर्टी हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो, तो उन दोनों के मिक्सचर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक फ्रीक्वेंसी चार्ट है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डिवाइडेड हैं, मतलब हमने ही इन्हें डिवाइड कर रखा है तो ये पूरी एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में अलग अलग नाम दे दिया है। और हम जिस फ्रीक्वेंसी को देख पाते हैं उसकी रेंज देखो सिर्फ इतनी सी है। मतलब इतने बड़े स्पेक्ट्रम में केवल इतनी सी फ्रीक्वेंसी की वेव को ही हम देख पाते हैं। बाकी ये सारी वेव्स होती तो हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, ये सारे ही इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। अब देखो हुआ क्या, जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि हम इन वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि इतने बड़े स्पेक्ट्रम में से वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को चुने ताकि वो अच्छे से एक एफिशिएंट तरीके से, मतलब कम एनर्जी का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकें वायरलेसली, मतलब बिना किसी वायर के। और उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि ये जो वेव्स हैं, इसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं वो इंसानों के लिए और दूसरे जंगली जानवरों के लिए या किसी भी लिविंग चीज़ के लिए काफ़ी ख़राब होती है, तो उन्हें उस चीज़ को भी कंसीडर करके रखना था। तो बाद में जब सारे रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च किया, अपने सारे हथकंडे लगा दिए, तो उसके बाद पता चला कि जो रेडियो वेव की कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके अंदर अगर हम मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी वायरलेस नेटवर्क को ऑपरेट कराते हैं तो फिर उससे किसी भी चीज़ को कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि ये वेव विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम के बाहर है, इसीलिए हम इसे देख भी नहीं पाएंगे और ये हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी इंटरप्शंस नहीं लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज़ें विजिबल लाइट के अंदर होती तो आप भी दुनिया को कुछ इस तरीके से देख पाते। मतलब आप भी देख पाते कि किसी भी वायरलेस नेटवर्क से या किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस से एक वेव कैसे निकल रही है, और ये चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन पैदा कर सकती थी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि विजिबल लाइट इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से कैरी आउट नहीं कर सकती। इसीलिए जो फाइनली डिसाइड हुआ वो ये डिसाइड हुआ कि चलो रेडियो वेव की कुछ फ्रिक्वेंसी को हम अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एक बार डिसाइड हो गया कि हम कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो अब हमें देखना है कि ये चीज़ें आखिर काम कैसे करती हैं, मतलब वेव लेवल पर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन हर वेव्स की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी होती है जितनी भी वेव्स होती है ना,
वो ये लगा लो ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न में चलती हैं, मतलब ऐसे ऐसे चलेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। तो मतलब उनका एक अप आएगा पॉइंट, एक डाउन आएगा, एक अप एक डाउन, तो ऐसे करके वेव आगे बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। जितनी ज़्यादा बार वो एक सेकंड के अंदर ऊपर नीचे होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ऑब्वियसली अगर एक फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में बहुत ज़्यादा बार ऊपर नीचे हो रही है तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लूज भी कर रही होगी, तो इसका मतलब वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल भी नहीं कर सकती। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेड लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, मतलब एक सेकंड में वो बहुत कम बार ऊपर नीचे हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ डेंजर का साइन लगाना होता है वहाँ पर हम रेड कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए कोई दूर से इस चीज़ को आराम से देख सकता है। अभी हमने बात करी एनर्जी की और इसके वेव की ट्रेवल की, मतलब कौन सी वेव कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो कम दूरी तक ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन को भी अपने साथ कैरी कर सकता है। जैसे मान लो एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सेकंड में कई बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। तो अब मान लो कि अगर एक बार कोई वेव ऊपर होकर वापस नीचे होकर दोबारा ऊपर जाती है, तो इस गैप में मतलब इतने पार्ट में हम एक यूनिट डेटा को भेज रहे हैं। तो अब एक सेकंड वाले पार्ट में वो बहुत बार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम ऐसी वेव्स की जिनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो एक बार ऊपर होकर दोबारा नीचे होकर दोबारा ऊपर होने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए वो काफ़ी दूर तक तो जा सकते हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। तो अब तक शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वेव इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये वेव इनका काम क्या है, और रेडियो वेव ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ है और एफिशिएंट भी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई और सबको सब कुछ पता चल गया कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है और हमें इस रेंज में अपने नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, तो इसके बाद का काम था इन फ्रीक्वेंसी रेंज को सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन इसे डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक कंट्रोलिंग बॉडी बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे मान लो अब हर इंसान के लिए ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल करा दी गई और कोई भी कहीं की भी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, तो पता चला कि एक पायलट जहाज़ उड़ा रहा है और किसी और ने कोई अपनी फ्रीक्वेंसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी लगा दी, तो पता चला वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जानी थी उसकी जगह गाने बजने लगे। मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करा, पता चला टीवी का चैनल चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल घुचड़ मुचड़ हो जाती अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करा गया होता। तो इसीलिए हर कंट्री की अपनी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो इन फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग कंपनीज के यूज़ के लिए और अलग अलग तरीके के यूज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनके लिए लॉ और ऑर्डर क्रिएट करती है, ताकि वो लोग उसी के दायरे में रहकर काम कर सकें। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी भी ये मानते होंगे कि 5G हमारे लिए खतरनाक है, 5G आने से ये दुनिया को खतरा हो सकता है, जैसा कि यूरोप में कई लोग ऐसा सोचते भी हैं। तो 5G के आने से आखिर ऐसा क्या हुआ? जब तक 4G आया था तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, 5G के आने से ऐसा क्या हुआ? तो देखो, मैंने आपको ये फ्रीक्वेंसी वाला बात बता दी कि मतलब जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी दूर तक जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेशन कम लेकर जाएगी। तो जो 1G आया था, मतलब सबसे पहले जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो वो हमने करा था वायरलेसली केवल फ़ोन करने के लिए। तो उसके लिए बहुत कम बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है और उसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके बाद 2G आया जिसमें हमें इंटरनेट मिला, सिर्फ मिला, चला नहीं। उसके बाद 3G और अब 4G। तो 4G भी ठीक है क्योंकि वो भी अभी इसी स्पेक्ट्रम की रेंज में काम करता है जो कि काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी वाली है। लेकिन जब ये 5G इंट्रोड्यूस हुआ तो इसको बिल्कुल अलग ही दिशा दे दी गई। मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम डिसाइड किया गया है वो रेडियो वेव को भी पार करके माइक्रोवेव के अंदर घुस गया है। और माइक्रोवेव कितनी खतरनाक होती है यह हम सब जानते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप खाना रख के देख लो, उसका क्या होता है हमें पता है। और ये जो 5G की फ्रीक्वेंसी बैंड है ये रेडियो वेव को क्रॉस करके उसके अंदर जा चुकी है। इसीलिए यूरोप के कई कम्युनिटीज और ग्रुप्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि 5G हमारे लिए खतरनाक हो सकती है
और हमें 5G का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यार ये जो डिसाइड हुआ है ये कोई पागल नहीं है, मतलब इन्होंने ऐसे बिना टेस्टिंग के इस चीज़ को अप्रूवल नहीं दे दी है कि हाँ भाई तुम लोग जाओ इस फ्रिक्वेंसी पे काम करो। भाई ऐसे थोड़ी काम होता है। उन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ों को ध्यान रखा, उसके सारे पॉजिटिव उसके नेगेटिव्स, इन सबको ध्यान रखने के बाद ही ये स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है। तो आपको इस 5G से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा लोग आपको कहते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। 5G के ऊपर आपके जितने भी सवाल हैं आप उन सारे सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उन सबको ग्रुप करके एक Q&A बनाऊंगा। उसमें आपकी सारी बातें, ये 5G की जितनी भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कहा था, मतलब जो इस वीडियो का टाइटल है कि यूट्यूबर्स जो सब 6 और मिलीमीटर वेव इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। वो तो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। तो यार यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी बातें जाननी है आपकी ज़रूरी थी। तो ये जो 5G नेटवर्क है ये 2 रेंज पर काम करता है। पहला सब 6 जो कि काम करता है 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाले पर, और दूसरा है मिलीमीटर वेव जिसकी रेंज पहुंच जाती है 24 गीगाहर्ट्ज तक। अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक 24 गीगाहर्ट्ज की वेव अपने साथ कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को ले जा सकती है। अब उसके साथ प्रॉब्लम वही है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। और इवन छोटी से छोटी चीज़ भी उसके रास्ते में अगर आ जाती है तो वो बहुत बड़ा इंटरफेरेंस कर सकती है उसके नेटवर्क में। जैसे अगर आपके घर में डुअल बैंड वाला राउटर है, या फिर आप अपने किसी दोस्त के घर पर जाकर भी देख सकते हो जिसके पास डुअल बैंड वाला राउटर है। अब डुअल बैंड राउटर से मेरा मतलब है वो 2 फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली और एक 5 गीगाहर्ट्ज वाली। तो आप देखोगे कि जब आप उसके बहुत ज़्यादा पास रहोगे और जब वो 5 गीगाहर्ट्ज पर चल रहा होगा तो आपको मतलब कमाल की स्पीड मिलेगी। आपको अप टू 1 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा भी दूर जाते हो या इवन उस कमरे से बाहर निकल जाते हो तो उसकी रेंज काफ़ी कम हो जाएगी और वो अपने आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पे स्विच हो जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 100-150 Mbps तक की स्पीड ही मिलेगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज, इसमें केवल 2.6 गीगाहर्ट्ज का ही अंतर है। और सिर्फ इतनी सी रेंज के अंदर कितने ज़्यादा स्पीड का हमें गैप मिल रहा है। तो सोचो कि ये मिलीमीटर वेव वाली टेक्नोलॉजी कितने ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है अपने साथ। लेकिन बस उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ही छोटी रेंज में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो LTT यानी कि लाइनस टेक टिप्स, इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने इस मिलीमीटर वेव को टेस्ट किया था। वो एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर मिलीमीटर वेव की अवेलेबिलिटी थी। वहाँ पर उसने जब उसकी स्पीड टेस्ट करी तो ये देखो कितनी ज़्यादा स्पीड उसे मिल रही है। लेकिन जब वो खुद की बॉडी ही उसके नेटवर्क रिसेप्शन वाले लाइन में ले आ रहा है, मतलब जहाँ पर टावर है उसके और फ़ोन के बीच में जब वो सिर्फ खुद आ जा रहा है, तब देखो स्पीड कितना ड्रास्टिकली चेंज हो जा रही है। और आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे छोटी छोटी मूवमेंट उस 5G के रिसेप्शन से 4G पर आ जा रही है। मतलब आप एक ही स्पॉट पर खड़े हो और आपने अगर फ़ोन घुमा दिया तो 5G से वो 4G पर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मिलीमीटर वेव की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, और इसीलिए जो सब 6 रेंज है वो 5G के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या करें कि हमें प्रॉपर स्पीड भी मिले और प्रॉपर रेंज भी। तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो कि मिड रेंज में काम कर रही हैं, मतलब मिलीमीटर वेव और सब 6 के बीच की एक रेंज में, जो कि आपको ठीक ठाक स्पीड भी प्रोवाइड करा देगी और ठीक ठाक आपको रेंज भी प्रोवाइड करा देगी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पर कि आज जो हमें स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं 5G के नाम पर, सही सुना, जो 5G के नाम पर आपको स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं उसमें से कौन से फ़ोन असल में 5G के लायक हैं, मतलब उसके अंदर असल में 5G के स्पीड को हैंडल करने की कैपेसिटी है, ये हम जान सकते हैं उसके डब्बे के ऊपर ही। आप जब भी कोई 5G फ़ोन लोगे तो आपको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन में या फिर डब्बे के ऊपर ये लिखा दिख जाएगा कि वो 5G फ़ोन NSA है या फिर SA है। आपको डब्बे पे ही NSA और SA लिखा हुआ दिख जाएगा। NSA का मतलब होता है नॉन स्टैंड अलोन और SA का मतलब होता है स्टैंड अलोन। तो NSA वाले जितने भी फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे फ़ोन्स मिलीमीटर वेव को सपोर्ट नहीं करते। वो आप ऐसा समझ लो कि जो 4G टेक्नोलॉजी अभी हमारी है उसके अंदर ही थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर देंगे और उसमें जो आपको स्पीड है वो थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो 5G की कैपेसिटी है
वो उसका 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऐसे वाले फ़ोन हैं, मतलब स्टैंड अलोन वाले फ़ोन्स, उसके अंदर आपको पूरी प्रॉपर 5G की ताकत मिल जाएगी। और जब असल में 5G हमारे इंडिया में चारों तरफ आ जाएगा, तब जाकर हम उस 5G वाले फ़ोन का प्रॉपर पावर और यूटिलाइजेशन देख पाएंगे। तो अगली बार अगर आप कोई नया फ़ोन लेने जा रहे हो या फिर किसी को नया फ़ोन लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हो, तो आप ये NSA और ऐसे वाली बात ध्यान रखना। अगर आप उससे ये बोलने वाले हो कि भाई ये फ़ोन ले ले क्योंकि ये 5G है। वैसे मेरे हिसाब से आपको अभी 5G के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 5G आने में इतना टाइम है जब तक आपका ये वाला फ़ोन तो गारंटीड काम लायक नहीं बचेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी फ्रिक्वेंसी, स्पेक्ट्रम, मिलीमीटर वेव, सब 6 इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और अगली बार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले अच्छे से एक बार सोच लोगे। और हाँ, आपके 5G से रिलेटेड जितने भी सवाल है उसको कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं जियो के ऊपर, जो जियो की 5G टेक्नोलॉजी है, जो प्योरली 100% इंडिया के ऊपर बेस्ड है, वो कैसे काम करेगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में वो भी बताना। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।